जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में कराना चाहते हैं और वो रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कोटे में किस कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कोटा और कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं। तो आप लोगों का जानना जरूरी है कि कौन से कोटे में कितनी वैकेंसीज होती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके बता रखा है कि यदि आपके एरिया में 3 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो आपने कौन से 3 स्कूलों का चयन करना है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैक्सिमम 3 स्कूलों में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपने वो 3 स्कूलों को कैसे सेलेक्ट करना है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने 3 उन स्कूलों का चयन करना है जिस स्कूल में नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा हो। यानी कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में कराना चाहते हैं तो जिस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल के क्लास 1 में सेक्शन ज़्यादा होंगे तो आपने उस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपके एरिया में 5-6 केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो आपने पता करना है कि कौन से 3 स्कूलों में सेक्शन ज़्यादा है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं कि कैसे पता करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्कूल जाके भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और एक एक कोटा के बारे में आपको बताता हूँ कि किस कोटा में कितनी वैकेंसीज है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है RTE कोटा यानी राइट टू एजुकेशन। इसके तहत 25% सीट्स जो होती है रिजर्व होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के ईच एंड एवरी सेक्शन में। 25% मीन्स 10 सीटें रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो मान लीजिए कि किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के क्लास 1 में 4 सेक्शन हैं तो वहाँ पर अगर 4 सेक्शन है तो हर सेक्शन में क्या होगा कि 10-10 सीटें रिजर्व होंगी और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि टोटल 40 सीटें जो हैं यानी कि टोटल 40 वैकेंसीज वहाँ पर होंगी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के क्लास 1 में RTE कोटा वालों के लिए। उसके बाद जो अगला आता है OBC कोटा यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। इसके लिए 27% सीट्स रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। 27% मीन्स 11 सीटें जो होती है रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के क्लास 1 में नंबर ऑफ सेक्शन 4 है तो वहाँ पर क्या होगा कि टोटल जो है 44 सीटें रिजर्व होंगी सिर्फ OBC कोटा वालों के लिए। उसके बाद अगला आता है SC कोटा यानी शेड्यूल कास्ट कोटा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 15% सीट्स जो होती है रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। 15% का मतलब हो गया यहाँ पर 6 सीटें जो है सिर्फ SC कोटा वालों के लिए रिजर्व होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में 4 सेक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा कि टोटल 24 वैकेंसीज जो होंगी सिर्फ SC कोटा वालों के लिए होंगी। उसके बाद अगला आता है ST कोटा यानी शेड्यूल ट्राइब। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 7.5% जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के ईच एंड एवरी सेक्शन में। यानी कि ईच एंड एवरी सेक्शन में 3-3 सीटें जो होती है रिजर्व होती है सिर्फ ST कोटा वालों के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के क्लास 1 में टोटल 4 सेक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा कि हर सेक्शन में 3-3 वैकेंसीज होंगी ST कोटा वालों के लिए होंगी। यानी कि टोटल 12 सीटें जो रिजर्व होती हैं वो सिर्फ ST कोटा वालों के लिए रिजर्व होती हैं। उसके बाद अगला आता है SGC कोटा यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं इसके लिए 2 सीटें रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 4 हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि हर सेक्शन में 2-2 सीटें रिजर्व होंगी वो सिर्फ SGC कोटा वालों के लिए होंगी। और इसके अकॉर्डिंग टोटल 8 सीटें जो है रिजर्व होंगी सिर्फ SGC कोटा वालों के लिए। SGC कोटा वालों के लिए एक और बात बताता हूँ मैं आप सब पेरेंट्स को कि SGC कोटा का मतलब यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी इकलौती संतान। अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स के ट्विन्स है या ट्रिपलेट है और सभी लड़कियां हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपने उस पर टिक करना है, अगर आपके ट्विन्स है तो उस पर टिक करना है और अगर आपके ट्रिपलेट है तो आपने ट्रिपलेट पे टिक करना है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि SGC कोटा में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिसके सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड हो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के एक लड़का और एक लड़की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगला आता है DA कोटा यानी डिफरेंटली एबल्ड कोटा। जिन पेरेंट्स के बच्चे दिव्यांग हैं तो वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए DA कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। DA कोटा के लिए ईच एंड एवरी सेक्शन में 1 सीटें जो होती है रिजर्व होती है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता हूँ आप सभी पेरेंट्स को, शायद बहुत से पेरेंट्स को ना पता हो कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के लिए DA कोटा वालों के लिए 2 साल एक्स्ट्रा एज में छूट दी जाती है। यानी कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि नॉर्मल कोटा एंड कैटेगरीज के लिए क्या होता है कि मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स होता है, लेकिन जो DA कोटा के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए मिनिमम 5 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है
9 ईयर्स है, यानी कि अगर क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके बच्चों के लिए मिनिमम 5 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होगी और मैक्सिमम 9 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इस बीच में आपके बच्चे का एज है तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ डीए कोटा वालों के लिए, नॉन डीए कोटा वालों के लिए सिर्फ 5 से 7 साल का ही उम्र का क्राइटेरिया है, यानी मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो इसके बाद एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कैटेगरी और कोटा वाइज होते हैं। तो कैटेगरी के लिए क्या होता है कि कैटेगरी 1 को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, कैटेगरी 2 को उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद कैटेगरी 3 को दी जाती है, उसके बाद कैटेगरी 4 को दी जाती है, उसके बाद कैटेगरी 5 आता है। तो अब बात आती है कैटेगरी 5 में कौन आता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैटेगरी 5 में वो आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या खुद का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या जनरल कास्ट में आते हैं या मजदूर वर्ग हैं, वो सभी किस में आते हैं, कैटेगरी 5 में आते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि अगर जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डिफेंस या सिविल सेक्टर में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, कैटेगरी 1 से 5 तक होता है। लेकिन अगर जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर क्या है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट या आईएचएल सेक्टर में आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज 6 हो जाती है। जो कैटेगरी 1 होता है वो प्रोजेक्ट और आईएचएल के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व होता है, यानी उनको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। और जो अदर यानी जो डिफेंस और सिविल में जो कैटेगरी 1 से 5 होता है ये यहाँ पर 2 से 6 में चला जाता है, यानी कैटेगरी जो वहाँ पे 1 था ये यहाँ पर ये कैटेगरी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैटेगरीज में क्या क्या होता है और कोटा में क्या क्या होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जिस कोटे में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप सब पेरेंट्स को एक और बात बता दूं कि अगर आपके एरिया में 4-5 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं तो आपने टॉप 3 कौन से स्कूल का चयन करना है आपको पता चल गया होगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, हर कैटेगरी हर कोटे को लेकर के बना रखी हैं। तो अगर आपका कोई सवाल भी होगा तो आपको वहाँ पर वीडियोस देख करके जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स को कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है समझ में आ गई होंगी कि किस कोटा के लिए कितने परसेंट यानी कितने सीटें जो होती है रिजर्व होती है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इनमें से किसी एक कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आप जिस कोटे में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट सीटें जो है रिजर्व होती हैं। तो एक बार फिर से लास्ट में बता देता हूँ कि ये जो है नंबर ऑफ सेक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते टाइम इस बात का पक्का ध्यान रखें कि जिस कोटे में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने सीटें होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे वीडियोस के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।